नमस्कार, आपका जन सदन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के आईएएस अधिकारी रामविलास यादव पर शिकंजा कसा गया है। दरअसल उत्तराखंड में अपर सचिव कृषि के पद पर तैनात वरिष्ठ आईएएस रामविलास यादव के खिलाफ उत्तराखंड विजिलेंस विभाग ने बड़ा एक्शन लिया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यादव की 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। देहरादून, लखनऊ, गोरखपुर में विजिलेंस की विभाग की टीम ने रेड को अंजाम दिया और आय से 500 गुना अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में यादव को आरोपी बनाया गया है। आपको यह भी बता दें, यादव 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं और वहीं यादव के खिलाफ इस बड़ी कार्रवाई से यूपी और उत्तराखंड की नौकरशाही में भी हड़कंप मच गया है और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनिए क्या कुछ कहा है यहां पर अधिकारियों ने। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं। गरिमा मेहरा दसोनी जी हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सीमा डोरा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगी। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल सीमा जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मैडम जी जी सीमा जी, यहाँ पर ये जो आईएएस हैं रामविलास यादव जी, एक बड़ा शिकंजा यहाँ पर विजिलेंस की टीम द्वारा कसा गया है बड़े एक्शन में। लेकिन जी सवाल ये होता है कि इससे पहले जब ये उत्तर प्रदेश में थे तो समाजवादी पार्टी के काफ़ी करीबी माने जाते थे, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो ये उत्तराखंड आ जाते हैं, अपने आप को उत्तराखंड शिफ्ट करवा लेते हैं, वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है। जी और कई ऐसे डॉक्यूमेंट थे जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भेजे भी जाते हैं, शिकायत भी की गई इनको लेकर। मतलब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तब इतना समय क्यों लग गया? नहीं सर 2019 में भी जी हम पे जांच के दिए थे आदेश और ओपन जांच की शुरुआत की थी, लेकिन इन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था। तो अब इनके ऊपर बिल्कुल जांच के आदेश सीरियसली दे दिए गए और इस पे जो है एसएसपी है वो लखनऊ से रेणु जी कर रही है और डीएसपी यहाँ से कर रहे हैं। तो अब तो शिकंजा टोटल कसा जाएगा, क्योंकि 30 जून को इन्होंने रिटायरमेंट हो जाएगा इनका। तो उससे पहले पहले बहुत कुछ देखना है कि इतनी संपत्ति कैसे बन जाती है, किसकी संपत्ति जो है जिसपे ये लोग अपना जो है वो हाथ उठा के रखते हैं और लोगों को परेशान करके। जो आईएएस होने का मतलब ये नहीं है तो नेताओं से भी ऊपर चले गए। नेताओं को तो कस के पकड़ो, लेकिन इन आईएएस को पकड़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो सबसे ज्यादा परेशानी जो आज की डेट में हो गई है वो ये ब्यूरोक्रेसी हो गई है, जिसपे भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से कमर कस ली। ठीक है, इतने बेलगाम क्यों हो जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स? मैडम, 500 गुना अधिक संपत्ति का मामला यहाँ पर है। अब जी किस तरह का एक्शन आप लोगों की तरफ से लिया जाएगा और जांच में क्या कुछ अभी तक निकल कर सामने आया, पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा। जी देखिए, जांच में तो अभी बहुत कुछ ओपन नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा और जनता के समक्ष भी प्रस्तुत कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात मैं आपसे आपके चैनल पे बैठ के बात कह रही हूँ कि जो एक आम जनता के साथ होता है, जो एक आम नागरिक के साथ इतनी करप्शन करने के बाद होता है, बिल्कुल वही होगा इनके साथ। इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, क्योंकि बहुत हो गया भ्रष्टाचार की। ना हमने राजनीति करनी है ना करने देनी है। ठीक है, सरकार भ्रष्टाचारियों को लेकर सख्त है और ये संदेश देने की कोशिश है। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस से हमारे साथ। गरिमा जी, आपके पास आऊंगा। मैडम, अगर इस तरह नहीं, का मैं मामला बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जी मैं सीमा डोरा जी की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैडम, पहले सवाल तो सुन आप लीजिए मेरा। जी गरिमा जी, सवाल ये जी है बताएं। कि यदि सरकार एक्शन में है एक ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ जो कि भ्रष्टाचारी है और इस तरह की शिकायत मिली, विजिलेंस की टीम ने छापा मारा है, सरकार का ये एक्शन, तो क्या दिक्कत है? इसको विपक्ष में एक्शन होना चाहिए अगर इस तरह के भ्रष्टाचारी सामने आते हैं तो। हमने तो कहा ही नहीं हमें दिक्कत है। हम तो आपको बता रहे हैं कि ये केवल आपके लिए और हमारे लिए आई वॉश है। इसलिए आई वॉश है क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचारी जो उत्तराखंड को दीमक की तरह चाट रहे हैं, उनका कई लोगों का खुलासा तो हम ही करके देते हैं सरकार को। उसके बाद भी हमने एक्शन होते हुए नहीं देखा। हमने NH-74 में देखा कि NH-74 इतना बड़ा घोटाला था, उसमें आर्बिट्रेशन को दूर कर दिया गया और सफेद पोशों के गिरबान तक हाथ डालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। त्रिवेंद्र रावत जी जो है प्रचंड बहुमत के और ट्रिपल इंजन सरकार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में काबिज हुए और 18 तारीख को वो सरकार बनाते हैं और 22 मार्च 2017 को
वो पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सीबीआई जांच की बात करते हैं, लेकिन तभी नितिन गडकरी जी का केंद्र से चिट्ठी आ जाती है कि अधिकारियों का मनोबल गिरेगा, इसलिए सीबीआई जांच अपनी वापस कीजिए, ये बात वापस कीजिए। और आज तक हम उस सीबीआई जांच की बात जो रहे हैं, नहीं हुई सीबीआई जांच क्योंकि उसमें अधिकारियों के मनोबल के गिरने की बात कर दी गई। मैं पिछले 2 हफ्ते से पिटकुल और यूपीसी मोर्चा खोले हुए हूँ। अनिल कुमार यादव हैं और ट्रांसफार्मर घोटाले से लेकर पता नहीं कितने घोटालों में संलिप्त हैं। सारे दस्तावेज हम सरकार के सामने रख चुके हैं। उसके बावजूद 4 अन्य विभागों का सचिव उनको बना दिया जाता है, यानी कि ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री की आंखों के तारे हैं अनिल कुमार यादव। अब रामविलास यादव पे विजिलेंस की टीम ने छापामारी तो करी, लेकिन आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये पूरा मैटर अंडर द कार्पेट पुश हो जाएगा, ना रामविलास यादव को कुछ होगा। इसलिए क्योंकि NH-74 घोटाले में 2 अधिकारी, IAS अधिकारी निलंबित हुए, विदिन 2 to 3 months वो बहाल कर दिए गए, और बहाल ही नहीं कर दिए गए, उनको लॉलीपॉप पोस्टिंग दे दी गई, उनको इतने लोक लुभावने विभाग दे दिए गए जिसके लिए सब लोग इच्छा रखते हैं। सारे सचिव उसी विभाग के बनना चाहते हैं, वहां पंकज पांडे और दूसरे जो IAS अधिकारी निलंबित थे। यानी कि ये क्षणिक भर एक्शन तो लेते हैं, 500% ज्यादा आय होना, इसका मतलब आप समझिए कि उत्तराखंड को कितना अंदर तक खोखला कर दिया इन अधिकारियों ने। और में केवल IAS अधिकारी और डिफेंस पर्सनल्स को अलाउड है घर खरीदना। IAS अधिकारियों ने घर तो ले लिए अपने, और कोई ना कोई सरकारी दफ्तर उसमें खोलकर बैठ गए, 1.5 से 2 लाख रुपया प्रतिमाह उसका किराया लेते हैं। तो ये सब कुछ नेताओं की आंखों के नीचे हो रहा है जनाब। ऐसा नहीं है कि कोई धृतराष्ट्र है इस प्रदेश के अंदर, ये इनकी सांठगांठ से हो रहा है। सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जीरो टॉलरेंस तब साबित होगा या तब धरातल पर उतरेगा या हम सरकार की पीठ तब थपथपाएंगे जब इस पूरे पाप में या कहिए पूरे गोरख धंधे में शरीक सफेद पोशों के गिरेबान तक भी इनके हाथ डालने की हिम्मत हो। ठीक है, सरकार की नाक के नीचे इस तरह के भ्रष्टाचार हो रहे हैं। मैं आऊंगा सीमा जी, इसका जवाब लूंगा गरिमा जी की। नाक के नीचे नहीं, उनके संरक्षण में, उनकी मिलीभगत से। ठीक है, ठीक, संरक्षण और मिलीभगत दोनों है, ये मेरा इल्जाम है। चलिए मैं जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले संगीता शर्मा जी, आप कैसे देखते हैं? आप भी विपक्ष में हैं इस तरह के एक्शन को? देखिए राजेश जी, तालाब में बहुत सारी ऐसी मछलियां हैं, केवल एक मछली पर एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा। और जो बात हो रही है कि 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, तो ये एक दिन में तो अर्जित की नहीं गई है। तो ये कब से ये घोटाला चल रहा था और कब से उत्तराखंड को लूटा जा रहा था और भाजपा सरकार सोई हुई थी, तो ये विजिलेंस का शिकंजा नहीं कसा गया, और आज ये विजिलेंस का शिकंजा कसा गया है। और अगर मैं आपको बात करूं तो ऊर्जा विभाग जो हमारा है उत्तराखंड का, पावर कॉर्पोरेशन, वहां प्रदीप कंसल जी जो है उनको प्रमोशन दिया गया, जबकि वो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे और ये सूचना के अधिकार से जानकारी प्राप्त हुई। लेकिन जिस विभाग को मुख्यमंत्री जी धामी जी खुद देख रहे हैं, उस विभाग में उन पर एक्शन ना लेकर के उनका प्रमोशन कर दिया जाता है। तो ये दोहरा मापदंड अपनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है सब पे शिकंजा कसिए और जो आरोपी है उसको बिल्कुल सजा दीजिए। लेकिन इस तरह का दोहरा मापदंड जब देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए तो छूट है और कुछ लोगों के पीछे आप CBI, ED और सब छोड़ दीजिए, जिनसे आपका स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। तो ये भाजपा सरकार को अगर करना है तो तालाब की जो सारी मछलियां हैं उन सब पे आप शिकंजा कसिए। और देखिए, बिना नेताओं के संरक्षण के ये पॉसिबल नहीं है कि बिना उनके संरक्षण के ये इतनी बड़ी संपत्ति अर्जित हो जा रही है और वो इससे भागीदार नहीं है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण जिन लोगों से इन्हें प्राप्त हुआ है, तो जांच इस लेवल पे होनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त हैं उनका भी नाम जब आए तो उनको भी सजा दी जाए। ये नहीं कि केवल रामविलास यादव जी को सजा मिल गई और बाकी सब साफ सुथरे बच के निकल गए। ठीक है, नौकरशाही में डर होना चाहिए, इस तरह के भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। और सीमा जी, गंभीर आरोप है, दोनों ही विपक्षी पार्टियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। यहाँ पर जिस तरह से सीमा जी ने कहा कि कई भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिया जाता है, प्रमोशन दे दिया जाता है, और खुद मुख्यमंत्री CM धामी का विभाग है, और दूसरी तरफ यहाँ पर गरिमा जी ने भी ये कहा, ये जो कार्रवाई है एक तरह से, ये जो एक्शन है ये क्षणिक एक्शन मात्र है। दोनों ही तरफ से आपके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब दीजिए।
देखिए, क्षणिक कैसे कह सकते जब तक सिद्ध ना हो। अभी तो हमने शुरुआत करी, अगर हम ना पूरा कर पाए तब आप अगली डिबेट में बोलिएगा ना, लेकिन अभी तो हम कर रहे हैं और विपक्ष का काम ही यही है। आप बिल्कुल अगर ना एक्शन लिया जाए तो आप खड़े हो जाइए, बिल्कुल आप मजबूर कर दीजिए एक्शन लेने पर। हमने तो कभी नहीं कहा ना, अगर जो एक्शन ना ले रहा हो, जो भी वो उसमें ये कह रहे लिप्त हैं कि लग रहा कई हो। बार कई भ्रष्टाचारियों की शिकायत की गई, कई घोटालों के दस्तावेज सौंपे गए, कार्रवाई नहीं की जाती। देखिए सर, आज की डेट में मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जिस तरीके से हम डिबेट करते हैं, करोड़ों लोग उस डिबेट्स को सुनते हैं, तो कोई सरकार के ऊपर अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इल्जाम लगाएगा तो सरकार को जवाब देना होता है। तो अगर इनको नई सजा मिलेगी, अगर सब कुछ सामने आ जाता है, तो गरिमा जी और मैं, संगीता जी, नहीं, दोनों इनको को सजा बोलती हूँ दीजिए। यहाँ पर गरिमा जी ने जो सवाल किया था कि कई घोटालों के दस्तावेज सौंपे गए, कई भ्रष्टाचारियों के जो नाम है वो उजागर किए गए, उन पर कार्रवाई नहीं की गई, ये भी एक गंभीर आरोप। नहीं सर, ऐसा नहीं है। और जहां तक इनकी बात है, तो आज हम डिबेट इनके ऊपर कर रहे थे। मैं आश्वासन दिलाती हूँ कि इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी अगर ये सब कुछ सिद्ध हो जाता, जैसा कि कहा है। और दिख रहा है, अभी भी दिख ही रहा है कि इन्होंने ऐसे घोटाले करे हैं, तो हम लोग बिल्कुल मोदी जी का, हमारे मोदी जी का कहना है। मैम एक कंप्लीट कर लीजिए। गरिमा जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। मैडम, पर्याप्त समय है, सबको समय सबका समय दूंगा। मैं जवाब दूं। मैं मोदी जी का कहना है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इन लोगों को कतई नहीं बख्शा जाएगा सर। आज भारतीय जनता पार्टी की नीति और राजनीति दोनों बदल गई, तो हम लोग इन लोगों को कतई नहीं बख्शेंगे। अगर हमने बख्शना होता तो हम कहते ही ना कि ब्यूरोक्रेट पे शिकंजा किसने बना। तो अगर हमने शुरुआत करी तो उस पर खड़े उतरेंगे गरिमा जी। और आपकी बात का हम सम्मान करते हैं, आप बोलिए आप क्या पूछना चाहते हो, लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी कि अब राजनीति वो नहीं है कि छोड़ा जाए, चाहे वो नेता हो या वो ये सचिव हो गई। चलिए, कोई नहीं बचेगा। अब चलिए, बहुत खूबसूरत बात कही आपने, जो कानों को बहुत सुंदर लगती है। सीमा जी, मैं आपको बानगी के तौर पर बताना चाहती हूँ, धन सिंह रावत के सहकारिता विभाग में फर्जी नौकरियों का इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आपने कई दिनों तक अखबार में पढ़ा होगा कि किस तरह से भाई भतीजावाद उसमें चला है, नौकरियों की बंदरबाट हुई। क्या गाजगिरी धन सिंह रावत पर। स्वास्थ्य विभाग में हमने देखा कि किस तरह से धन सिंह रावत ने स्वास्थ्य विभाग को चरमरा कर रख दिया है। पटरी से स्वास्थ्य विभाग पूरा उतर चुका है, ध्वस्त हो गई है पूरी व्यवस्थाएं। क्या 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 गाजगिरी धन सिंह रावत के ऊपर। दूसरे कई नेता हैं, विधायक हैं आपके, जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, आप गणेश जोशी की संपत्ति को चेक करवाइए, पूरा आधा देहरादून कब्जा कर रखा है। जितने आज मॉल या कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं देहरादून के अंदर, हर एक में एक फ्लैट या तो गणेश जोशी का होता है या कॉम्प्लेक्स में एक दुकान गणेश जोशी की होती है। तो हम लोग भी इसी समाज में रहते हैं और आंख बंद करके नहीं रहते हैं, इसलिए आपकी बातें केवल सुनने के लिए बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्यों आपने बहाल किया NH-74 के आरोपियों को और बहाल ही नहीं किया उनको प्रमोशनल पोस्टिंग्स दी आपने। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये रामविलास यादव वाला मैटर भी मैं जैसा कि बता रही हूँ कि आप एक मछली पर एक्शन लेते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि भ्रष्टाचार अकेले रामविलास यादव के बस की बात थी? क्या उनके ऊपर वाले, उनसे ऊपर जो बैठे हैं और उनसे नीचे जो बैठे हैं, वो मतलब साफ बच निकलेंगे? उनकी कमीज दागदार नहीं है? तो कहने का मतलब ये है कि कट जो है, जो IAS भाई साहब खा रहे थे, 30 जून को उनका रिटायरमेंट है, और जो वो खा रहे थे उसमें से ऐसा हो ही नहीं सकता कि कमीशन ऊपर से लेकर नीचे तक ना जा रहा हो। तो जब तार जुड़ेंगे और लिंक्स खुलेंगे तो एक से जुड़कर दूसरी कड़ी आपके सामने आएगी। और सेक्लूजन करता है, अपराध हुआ है, तो इसमें एक से ज्यादा नाम इन्वॉल्व होंगे। ऐसे में वो सारे नाम कौन हैं? कहीं ना कहीं आपकी सरकार अपने लोगों को तो बचा निकलती है, जैसे अब नुपुर शर्मा को तो बचा के निकल गए आप लोग, उनको बर्खास्त कर दिया, बस इतनी गरिमा जी विषयांतर हो रहे हैं। नुपुर शर्मा अलग विषय हो जाता है, हम यहाँ पर रामविलास यादव नहीं, देखिए बात निकलती है ना एंकर महोदय, तो बहुत दूर तक जाती है। मैं भाजपा की कार्यशैली पर सवाल उठा रही हूँ और बता रही हूँ कि आपकी कार्यशैली कैसी है। आपकी क्या है, दोहरे मापदंड है, अपने लोगों के लिए दूसरे और दूसरे लोगों के लिए दूसरे। चलिए, ये रामविलास यादव को भी मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ, कोई सजा नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, ये आई वॉश है। हम देखते आ रहे हैं ना
हमें भी तो 6 साल हो गया आपकी कार्यशैली देखते हुए। कौन सा आपका नेता बिहाइंड द बार्स गया है बताइए? इतने बड़े पैमाने पर यहाँ ओवर रेटिंग चल रही है शराब की। जो शराब जो बॉर्डर्स पे दूसरे रेट में मिल रही है, हमारे वहां तिगुने रेट पे मिल रही है। उस ओवर रेटिंग पे किस पर गाजगिरी बताइए? आबकारी का कोई अधिकारी बताइए मुझे आप। इतनी दुकानें आपने एक्स्ट्रा खोल दी, फालतू खोल दी, वो छोड़ दीजिए, लेकिन जो ओवर रेटिंग हो रही है दारू की, वो क्या नाक के नीचे नहीं हो रही है सफेद पोशों के, मंत्रियों के, अधिकारियों के? आप जनता को लूटने दे रहे हैं। आज यहाँ चारधाम यात्रा चल रही है, एक एक मक्का जो है, एक एक भुट्टा जो है वो 100 रुपए का बिक रहा है। क्या यात्री छवि लेकर जाएंगे? कोई कैप आप लोगों ने नहीं लगाया है। जानवर मर रहे हैं और सैकड़ों की तादाद में मर रहे हैं जानवर, कुछ नहीं कर रही है आपकी सरकार। और आप कह रहे हैं आप दूसरी तरह की सरकार चलेगी। वाह भाई वाह, हाँ ये वही सरकार है जो गर्त पे ले जा रही है। प्रदेश भी गर्त में जा रहा है, देश भी गर्त में जा रहा है। बेरोजगारी के सारे आंकड़े टूट गए, महंगाई के सारे आंकड़े टूट गए, भुखमरी कुपोषण के आंकड़े टूट गए, और पर्यावरण में हम आखिरी आए हैं। पर्यावरण दिवस मना रहे थे 2 दिन पहले हम, उसमें हम आखिरी आए हैं पूरे विश्व में। तो और कितने निचले पायदान पे ले जाओगे? सारे देशों ने कॉर्नर कर दिया भारत को। ये तरीका है? चलिए आप कह रहे हैं दूसरी तरह की अब आप सरकार चला रहे हैं हम। ठीक है, सीमा जी जवाब दे दीजिए। गंभीर आरोप है, जिस तरह से बोला कि कहीं ना कहीं और भी कड़ियां हैं जो जुड़ी हो सकती हैं इन अधिकारियों की, और इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स पर जो भ्रष्टाचारी हैं सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती, और क्यों लॉलीपॉप दिया जाता है, और किसका संरक्षण होता है इनको? धन सिंह रावत का बताएं ना, ये सहकारिता में फर्जीवाड़ा। आप बताइए सीमा इनको ना मैडम आपको फर्जीवाड़ा पढ़ा नहीं पढ़ा न्यूज़ अब सुन लीजिए गरिमा जी, आपने क्या डालिए। अगर आपको सिर्फ डिबेट में बोलना होता है ना, तो आपने फिर डाला आप तो जवाब भी ले लीजिए। निरीक्षण करते मैडम हैं आप ही ने और सवाल किए, RTO को जवाब ले लीजिए। बर्खास्त कर देते हैं, गरिमा ड्यूटी से जी, हटा देते हैं। गरिमा जी, आरटीओ किसी विभाग के अंदर तो आता होगा। गरिमा जी, कोई तो मैडम मंत्री सवाल होगा, किए तो RTO जवाब भी जिसके तो लेंगे अधीन ना। होगा। उस मंत्री पे गाज क्यों नहीं गिराते आप? कोई रुक जाइए, जवाब ले लीजिए। अब आपने इतने सारे सवाल दागे हो तो उनके जवाब भी ले लीजिए, बोलने दीजिए उनको। सीमा जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का काम है सिर्फ बोलना, बोलना और बोलना। 70 सालों तक सिर्फ बोलते ही तो रहे, करा तो कुछ ना। अगर कुछ कर दिया होता तो आज देश की कुछ शक्ल अलग होती। आज आपका देश विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा है, वहाँ पर सल्यूट मारते हैं लोग आपको, और आप कहते हो कि आप कुछ नहीं करा। आज आपके प्रधानमंत्री के ऊपर सबको ट्रस्ट है, आप कहते हो आपने कुछ नहीं करा। आप दो विवादों को मत इसमें उलझाइए। आप साफ सुथरी बात करिए। आप लड़ाई दंगे कराना चाहते हैं, वो एक अलग मैटर को रखिए। ठीक है, वो विषय अलग हो जाता है, वो विषय अलग हो जाता है। सीमा जी विषय अलग हो जाता है। ठीक है, हम विषय पर बात करें। साफ सुथरी बात करना, जो आरोप उनने लगाए विषय पर, उसका जवाब दीजिए। मैंने भी उनको उस बात से मना किया। उसके ऊपर अगर बात करना चाहते हो तो देखिए, वो पहले यूपी में भी थे, और यूपी में सपा के उनके ऊपर पूरा हाथ था। और जब आप जानते हैं कैसे बड़े बड़े नेता जब होते हैं तो हाथ नहीं लगाने देते हैं इस तरीके के सचिवों को। और लेकिन अब वो उत्तराखंड में आए हैं तो वो बचने वाले कतई ही नहीं है। अगर वो बच जाए तब वो बात करेगा। अगर आप बहुत सारी मछलियां पकड़ने की बात करते हो, डेफिनेटली आई डू एग्री कि बहुत सारी मछलियां हैं जिन पे काम करने की जरूरत और जरूर होगी। लेकिन जब शुरुआत की जाती है तो उस शुरुआत को अप्रिशिएट करिए और साथ दीजिए। अगर ये छूट गई तो इसका मतलब है, और अगर ये पकड़ी गई, दोनों चीजें हैं, छूट गई तो औरों को जो है मिल जाएगा मौका काम करने का। चलिए जवाब दे दीजिए मैडम। जो धन सिंह रावत का जिक्र किया, सहकारिता विभाग में जिस तरह से नौकरियों में बंदरबाट हुई थी, ये गंभीर आरोप यहाँ पर लगाया गया है, इस पर जवाब दे दीजिए। देखिए इस पे भी क्या ये सही है कि अगर वो सही, अगर उसको साबित कर दे, सत्यता प्रमाणित हो जाएगी तो उन पे भी एक्शन ले लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी किसी को नहीं बख्शती, चाहे वो कितना भी ऊंची पद पे बैठना हो, लेकिन सत्यता प्रमाणित होनी चाहिए। रही खाली बात करते हो कि जो इल्जाम लगा देना, तो इल्जाम होता है ना, सत्यता अलग होती है। आप उसको प्रमाणित निराधार है आपके आरोप गरिमा जी। आप ठोस सबूत लेके आइए, निराधार है आपके आरोप। आप चैनल में दिखा दीजिए तो हमको क्या मोदी जी भी कह देंगे कि भैया इंस्ट्रक्शन ले लो। लेकिन जो सत्यता ना हो तो उसके लिए खाली बातों से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग तो काम दोषारोपण करना। देखो आप तो मोदी जी को भी नहीं छोड़ते, जो बेचारे सैलरी तक नहीं देते। तो वही वाली बात होगी ना, कलयुग में तो सीता को भी नहीं छोड़ा गया। ये जो धन सिंह रावत पर जो आपने आरोप लगाया गरिमा जी, एक मिनट गरिमा जी, जो धन सिंह रावत पर जो आरोप लगाए हैं नौकरी में बंदरबाट को लेकर सहकारिता विभाग की, जिस तरह से आपने कहा कि घोटालों के कई दस्तावेज सौंपे गए, तो क्या ये भी आपने दस्तावेज सरकार को दिए हैं? किस तरह का बंदरबाट हुआ है? मैंने कहा राजेश जी,
मैं यही तो कह रही हूँ कि पूरे अप्रैल और पूरे मई माह में अगर कुछ यहाँ अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ छपा है तो वो सहकारिता विभाग में भाई भतीजावाद छपा है। बिना टेंडर के लोगों को किस तरह से ठेके दे दिए गए ये छपा है। किस तरह से पूरा बैंकरप्ट होने की कगार पर हम हैं ये छपा है। अब ये पढ़ते नहीं है, हमें सबूत देने की जरूरत ही नहीं है। और मैं जिनकी बात कर रही हूँ पिटकुल और यूपीसीएल के एमडी के, उसके तो सारे सबूत है और सब जगह सतह में है सबूत। उसके बाद भी पुष्कर सिंह धामी अगर उनको अपने बगलगीर बना के घूम रहे हैं, उनको कोई और होनहार अधिकारी उनसे बड़ा मिल ही नहीं रहा है। और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि उत्तराखंड को कैसे ये सफेद पोश मिलकर दीमक की तरह चाहते हैं। मैंने तो कहा आय से अधिक संपत्ति इनके सारे मंत्रियों की जांच करा लीजिए। सीमा जी, बीजेपी हमेशा परिवारवाद से किनारा करती है और दूसरी पार्टियों पर परिवारवाद के आरोप लगाए जाते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं होता, यहाँ पर भाई भतीजावाद की बात की जा रही है। परिवारवाद में बिल्कुल सही कहा, हम परिवारवाद नहीं। तो नौकरियों में भाई भतीजावाद देखने को मिला है, वहाँ पर अपने लोगों को नौकरी दी गई। ठीक, राजनाथ सिंह के बेटे, मैं यही तो कह रही हूँ कि अगर ऐसा सत्य है तो प्रमाणित कर लीजिए। जब प्रमाणित होगा तो फिर वो सबके सामने आएगा। पेपर्स में भी हेडलाइंस आती है तो वही इनकी बातों की आती है कि इन्होंने दोषारोपण करा, वो हेडलाइंस बन जाता है। अगर ये है कि पूरी पेपर्स के साथ प्रूफ कर दे तो उस पर एक्शन ले लिया जाएगा। लेकिन खाली चिल्लाने से और फिर दोषारोपण करने से तो कुछ नहीं होगा ना। दोषारोपण आप किसी पे भी कर दो। अगर मेरे को अगर मेरे भाई भतीजों को नौकरी नहीं मिली तो दूसरे को जो मिली होगी तो उसको भाई भतीजावाद के कारण मिली होगी। की जरूरत नहीं है तो आप प्रूफ कर दीजिए, आप प्रूफ कर दीजिए ना। गरिमा जी, इतनी सशक्त कांग्रेस पार्टी है कि वहाँ पर भी इनकी भी नेताओं की बहुत चलती है। चलिए आप दोनों को रुक जाइए। संगीता शर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक, संगीता शर्मा जी मैं रुक जाइए। मैडम संगीता जी, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगा। आप दोनों पक्षों की बात सुन रहे थे, गरिमा जी विपक्ष में है और सीमा जी सत्ता पक्ष में। आपका कोई सवाल? सीमा जी, गरिमा दीदी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मंत्रियों की भी जांच होनी चाहिए कि भाई उनके पास आय से अधिक संपत्ति है या नहीं है। क्योंकि बिना मंत्रियों के, बिना नेताओं के संरक्षण के कोई आईएएस अधिकारी इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकता कि वो इतनी बड़ी अपनी संपत्ति बना ले। तो जांच सबकी होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार कर रहा है और उत्तराखंड को लूट रहा है वो बच के नहीं जाना चाहिए। अगर बीजेपी ने एक्शन लिया, हम इसकी तारीफ करते हैं, लेकिन इस एक्शन का परिणाम भी निकलना चाहिए। ये ना हो कि परिणाम निकले ना और वो अधर में लटक जाए। जैसे सहकारिता विभाग में मैनेजर के बेटे को नौकरी दी गई, सहकारिता विभाग में अपने रिश्तेदारों को नौकरी दी गई। दूसरी आप भी मानते हैं कि रिश्तेदारों को नौकरी? संगीता शर्मा जी, दी गई। मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ। और जो यूके एसएससी की बात कर रही हूँ, वहाँ 400 प्रश्न गलत आते हैं। जो फरवरी में पेपर विज्ञप्ति निकलती है और फिर पेपर होता है और उसके बाद उसमें 400 क्वेश्चन गलत होते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह के बड़े बड़े घोटाले चल रहे हैं। जो उत्तराखंड सेवा चयन आयोग है उसमें इस तरह की घटनाएं जब देखने को मिलती है तो बहुत दुख होता है कि बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ हो रहा है। एक तो पहले ही इतनी उत्तराखंड में बेरोजगारी, उसके बाद जब पेपर होता है तो बाद में पता चलता है कि 400 प्रश्न ही गलत है। कि हमारे पास एक लोग ऐसे काबिल नहीं है क्या उत्तराखंड में, या उन पदों पर काबिल लोग नहीं बैठे हैं जो सही एक पेपर बना सके। तो ये कितना दुखद है कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। तो सरकार को देखना चाहिए। और जो अभी मैं दुर्घटना की बात करूं, 4 धाम यात्रा की हम अव्यवस्थाओं की बात करें तो लगातार हम दुर्घटनाएं देख रहे हैं। पहले हमने 26 लोगों को जाते हुए दिखा, उसके अगले दिन चंपावत में हुआ 5 लोग, फिर 5 लोग और फिर 5 लोग। लगातार हम लोगों को खोता हुआ देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। क्या आज तक सड़कों के किनारे जो क्रॉस बैंड है, बैरियर्स हैं, उनको लगाने के लिए क्या पैसा नहीं दिया गया होगा, या सरकार को या विभाग को ये जिम्मेदारी नहीं दी गई होगी? तो आज तक इसकी जांच क्यों नहीं की गई कि ये क्यों हो रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग, परिवहन विभाग कहाँ सोए हुए हैं जो इस तरह की दुर्घटनाएं लगातार हो रही है और सरकार अभी तक इसमें कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। तो सीमा जी, सारी चीजों को ध्यान दीजिए और सरकार सारी चीजों पर एक्शन ले। हम लगातार जो दुर्घटना, और इस बार जो 4 धाम यात्रा का हाल हुआ है और जो उसका संदेश पूरे देश 4 धाम यात्रा में भ्रष्टाचार कभी नहीं गया, कई विभागों में भ्रष्टाचार, कई तरह के प्रश्न चिन्ह यहाँ पर सीमा जी आपके ऊपर लगाती हुई संगीता शर्मा जी, इनके सवालों का भी जवाब दे दीजिए। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी, क्योंकि समय जो है वो अब हमें जाने की इजाजत देता है। संगीता जी को उन्होंने कहा कि हाँ, मैं इस चीज करती हूँ, साथ में सबको मिलना चाहिए जो दोषी, तो हम भी इस चीज को मानते हैं कि दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। और हम
हम इस चीज पे वचनबद्ध हैं। लेकिन जो हमने शुरुआत करी है, इसको शुरुआत होने दीजिए और इस पे बहुत जल्द रिजल्ट्स आ जाएंगे। जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारतीय ठीक जनता है, पार्टी एक अंतिम इतने बड़े सवाल मेरा सचिव आपसे और है सीमा जी। जी जी 15 दिन की छुट्टी पर है यहाँ पर रामविलास यादव जी, और 30 तारीख को उनका रिटायरमेंट है। अब कैसे कार्रवाई होगी, क्या कार्रवाई होगी? जी 30 तारीख तक रिटायरमेंट है, लेकिन जो भी हमने इन्वेस्टिगेशन बिठाई है उसमें वो आए ना आए, इन्वेस्टिगेशन तो बैठी गई है और इन्वेस्टिगेशन जो होगी तो रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। ये तो हथकंडे होते हैं लोगों को छुपने के। ठीक है, तो यही हथकंडे अपना कर लोग छूट भी जाते हैं और यही वजह है जो लगातार इस तरह के मामले भी निकल कर सामने आते हैं। लेकिन कार्रवाई भी ऐसी होना चाहिए, यदि एक्शन लिया है कि एक नज़ीर पेश हो, और बाकी जो नौकरशाही है, जो भ्रष्टाचारी है, उनमें कहीं ना कहीं डर जो है वो ब्यूरोक्रेट्स में देखने को मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के IAS अधिकारी रामविलास यादव के ठिकानों पर छापेमारी की गई, विजिलेंस की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और कई जगह उनकी संपत्ति जो है वो मिली है। आपको बता दें 500 गुना ज़्यादा संपत्ति का मामला ये है। और ये जो IAS अधिकारी हैं पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये उत्तराखंड में अपनी पोस्टिंग करवा लेते हैं। लंबे समय के बाद एक बार फिर अब इन पर शिकंजा कसा गया है। कार्रवाई जारी है, जांच चल रही है। अब जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।